all of you are welcome to the online study corner. Today's topic is Aristotle's The Poetics. ये लेक्चर बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट है, so be attentive. Aristotle was a Greek philosopher and a polymath. Means अरिस्टो को बहुत से शास्त्रों का ज्ञान था, जिसकी वजह से उसने राइटिंग में बहुत से विषयों को कवर किया. एरिस्टोटल प्लेटो का शिष्य था. अरिस्टो को ही हम इंग्लिश में एरिस्टोटल प्रोनाउंस करते हैं. वो लीशियम स्कूल का फाउंडर भी था. लीशियम शब्द ग्रीक गॉड लीशियस के नाम पर आधारित है. दिस वाज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर. अब हम बुक द पोएटिक्स के बारे में कुछ जानते हैं. एरिस्टोटल की बुक द पोएटिक्स ड्रामेटिक थियोरी का अर्लीस्ट सर्वाइविंग वर्क है. ये लिटरेरी थियोरी पर आधारित पहली दार्शनिक प्रस्तावना थी, या हम कह सकते हैं कि फर्स्ट या अर्लीस्ट फिलोसफिकल ट्रीटिज थी. इसमें अरिस्टो ने पोइट्री के विषय में बताया है, जिसके अंतर्गत उसने ड्रामा, कॉमेडी, ट्रेजेडी, स्टार प्ले सभी को सम्मिलित कर लिया. इसके अनुसार ये सभी विधाएं इमिटेशन के आधार पर तो समान है, लेकिन इमिटेशन अर्थात इमिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ड्रामा, कॉमेडी, ट्रेजेडी सब सिमिलर है, लेकिन सभी में उनके प्रेजेंटेशन के मैनर के आधार पर, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स के आधार पर बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है. जैसे इन सब में म्यूजिक, रिदम, हारमोनी, मीटर, कैरेक्टर, प्लॉट आदि के आधार पर भी काफी अंतर बताया गया है. जैसे कि अगर देखें तो इनके कैरेक्टर्स के टाइप में भी बहुत अंतर होता है. ट्रेजेडी के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सीरियस होते हैं, हाई रैंक से बिलोंग करते हैं, जबकि कॉमेडी के कैरेक्टर्स लॉफ्टी होते हैं, जिनमें कैरिकेचर्स या जिसे हम कहते हैं हास्यप्रद कैरेक्टर अधिक होते हैं. कॉमेडी के कैरेक्टर्स को लो रैंक में रखा गया है. तो सारी ही जो क्रिएशंस हैं, जैसे कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, इन सब में कहानी का वर्णन भी किया जाता है और इस वर्णन में भी काफी अंतर होता है. कहानी का वर्णन यानी नैरेटिव, दैट मीन्स इनमें नैरेटिव के आधार पर भी काफी डिफरेंस होता है. लेकिन अरिस्टो के द्वारा इस बुक में ट्रेजेडी को मुख्य विषय के रूप में डिस्कस किया गया है. तो आइए हम पढ़ते हैं कि व्हाट वाज द कांसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी. लेकिन ट्रेजेडी को जब हम पढ़ेंगे तो कुछ ऐसी टर्म्स बीच बीच में आएंगी जिनके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है. सो ट्रेजेडी को पढ़ने से पहले आइए हम इन ग्रीक वर्ड्स को समझते हैं. तो इनमें पहली टर्म है कैथारसिस. कैथारसिस का मतलब है प्योरगेशन ऑफ इमोशंस. नेक्स्ट टर्म है हेमर्शिया. हेमर्शिया का मतलब है एरर ऑफ जजमेंट. नेक्स्ट इज पेरिपेशिया. पेरिपेशिया मीन्स रिवर्सल ऑफ सिचुएशन. एंड नेक्स्ट इज मिमेसिस. मिमेसिस यानी कि इमिटेशन. अब इन सारी टर्म्स को हम जैसे जैसे ट्रेजेडी के बारे में पढ़ेंगे साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे. जैसे कैथारसिस है, उसका मतलब है प्योरगेशन ऑफ इमोशंस. अब प्योरगेशन ऑफ इमोशंस क्या है? जो ऑडियंस या जो स्पेक्टेटर्स हैं किसी ट्रेजिक प्ले को देखते हैं, तो उनके मन में जो पेंट अप इमोशंस हैं, जो दबे हुए इमोशंस हैं, वो बाहर आते हैं और इस तरह से उनको एक रिलैक्सेशन मिलता है. ये जो पेंट अप इमोशंस हैं कई बार ट्रेजिक कैरेक्टर की विपदा को देखकर आंसुओं के रूप में बाहर आ जाते हैं. इसी को एरिस्टोटल ने कैथारसिस या प्योरगेशन ऑफ इमोशंस की टर्म दी है. नेक्स्ट जो टर्म है हमारी, जैसे कि अगर हम बात करें मिमेसिस की. मिमेसिस का मतलब इमिटेशन है, और इमिटेशन क्या होता है? किसी चीज की नकल करना, अनुकरण करना. अब ये जितनी भी फॉर्म्स है, ऑल द फॉर्म्स ऑफ आर्ट आर द इमिटेशन ऑफ अदर फॉर्म्स. कहा गया है, एरिस्टोटल ने कहा है कि जितनी भी आर्ट्स की फॉर्म है, चाहे वो पोएट्री है, पेंटिंग है या कोई और है, म्यूजिक है, तो वो सारी की सारी इमिटेशन पर आधारित है. इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे. तो नेक्स्ट है पेरिपेशिया. पेरिपेशिया क्या होता है? पेरिपेशिया होता है रिवर्सल ऑफ सिचुएशन. रिवर्सल ऑफ सिचुएशन मतलब क्लाइमेक्स की वजह से कई बार प्ले के अंदर हम सिचुएशंस का रिवर्सल देखते हैं. स्टोरी के अंदर अब क्लाइमेक्स कैसे आता है, यानी कि जब सिचुएशन बदल जाती है, तो सिचुएशन कैसे बदलती है? इट मे बी बिकॉज ऑफ हेमर्शिया. पेरिपेशिया क्या है? सिचुएशन का बदल जाना. सिचुएशन किसकी वजह से बदल रही है? हेमर्शिया की वजह से, या एक टर्म होती है एनेग्नारिसिस, उस एनेग्नारिसिस की वजह से. हेमर्शिया क्या है? हेमर्शिया है एरर ऑफ जजमेंट. दैट मीन्स जो हीरो है वो
जजमेंट को सही ढंग से नहीं कर पाता और कोई ना कोई मिस्टेक कर देता है, और यही जो मिस्टेक है ये उसकी सिचुएशंस को बदलने में एक प्रमुख कारक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे हम कहते हैं कि जो हेमर्शिया है या जो एरर है, फॉल्ट है हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दो तरीके से हो जाता है। जैसे फर्स्ट तो क्या है, इग्नोरेंस की वजह से, कि उसको जो सही कंडीशन है उसके बारे में पता ही नहीं है, इग्नोरेंस में है, वो उससे फैमिलियर नहीं है, तो इसकी वजह से वो एक मिस्टेक कर देता है। या फिर होता है उसकी खुद की केयरलेसनेस की वजह से, कि वो जल्दबाजी में, लापरवाही में गलत डिसीजन लेता है और यही डिसीजन आगे उसके फ्यूचर को एक खाई के अंदर ले जाते हैं, और इसी को हम जानते हैं हेमर्शिया के नाम से। और एक टर्म होती है एनेग्नारेसिस। एनेग्नारेसिस क्या होता है, बाद में जब हीरो को इन सारी सिचुएशंस का, जो वास्तविक सिचुएशंस है उनका ज्ञान हो जाता है, अचानक से उसको कुछ पता चल जाता है, तो उसे हम कहते हैं एनेग्नारेसिस, राइट। तो ये जो थी ये टर्म्स थी। अब हम रीड करते हैं कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी। कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी में हम क्या करेंगे कि एरिस्टोटल ने चैप्टर नंबर 6 में, बुक के द पोएटिक्स के चैप्टर नंबर 6 में ट्रेजेडी की कंसेप्ट को डिफाइन किया है। उसने ट्रेजेडी को 3 पार्ट्स में वर्णित कर दिया है, मतलब 3 पार्ट्स में वर्णित किया है अलग अलग। जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कहता है कि ट्रेजेडी किसी सीरियस एक्शन की इमिटेशन है। ट्रेजेडी क्या है, इमिटेशन ऑफ अ सीरियस एक्शन है। अब इमिटेशन का मतलब अनुकरण होता है, मतलब इसमें एक सीरियस एक्शन को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो कॉमेडी है वो हमें पता है कि कॉमेडी के अंदर एक नॉन सीरियस यानी लॉफ्टी एक्शन को प्रेजेंट करते हैं। सेकंड पार्ट ट्रेजेडी के निर्माण में जो जरूरी है, दैट मीन्स उसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स का वर्णन करता है, जैसे कि प्लॉट का, डिक्शन का, कैरेक्टर्स का। वो बताता है हमें कि ट्रेजेडी का प्लॉट कैसा होना चाहिए, प्लॉट कितना लेंथी होना चाहिए, ठीक है, उसके डिक्शन, उसकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, उसमें कैरेक्टर्स कैसे होने चाहिए। सेकंड पार्ट में एरिस्टोटल ने हमें ये बताया है। और जो थर्ड पार्ट है उसमें ये बताता है कि जो ट्रेजेडी है वो ऑडियंस के मन में पिटी और डर, ठीक है, पिटी और फियर जैसे जो भाव है वो उत्पन्न करने में सक्षम है। यहाँ पर अरस्तु ने क्या कहा कि जो ट्रेजेडी है वो सीरियस एक्शन का अनुकरण करती है और कॉमेडी नॉन सीरियस का। इसका मतलब है कि ट्रेजेडी का एक्शन अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए, और एक्शन कंप्लीट होने का क्या मतलब है कि जो ट्रेजेडी है उसकी स्टोरी की एक बिगिनिंग होनी चाहिए, एक बिगिनिंग से ही रिलेटेड एक मिडल होना चाहिए, और बिगिनिंग और मिडल को फॉलो करता हुआ एक एंड होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्लॉट के बारे में। कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स है ना, सेकंड जो पार्ट है उसमें सबसे जो फर्स्ट थिंग है वो है प्लॉट। तो प्लॉट के बारे में हम पढ़ते हैं। प्लॉट में क्या कहा है उसने कि प्लॉट जो है वो ट्रेजेडी का मुख्य पार्ट है, जिसे ट्रेजेडी की सोल और लाइफ कहा गया है। आगे क्या कहता है कि जो प्लॉट है उसकी लेंथ रीजनेबल होनी चाहिए, मतलब ना तो वो इतनी लंबी होनी चाहिए कि ऑडियंस को बाद में याद ही ना रहे कि कहानी के अंदर था क्या, और ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए। दैट मीन्स प्लॉट की लेंथ इतनी होनी चाहिए कि ऑडियंस के मन में वो इजीली याद रखी जा सके। ट्रेजेडी की लैंग्वेज के बारे में भी एरिस्टोटल ने लिखा है कि जो लैंग्वेज है वो हार्मनी से भरपूर होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए लैंग्वेज के अंदर, और इसके अंदर कोरस और सॉन्ग्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है। कोरस क्या होता है, समूह गान। ट्रेजेडी का फंक्शन उसने बताया है फिर, और ये क्या कहा है, ट्रेजेडी का फंक्शन होता है रीडर्स या जो स्पेक्टेटर्स हैं उनके मन में डर और दया जैसे भाव उत्पन्न करना। ये दिखाती है ट्रेजेडी, क्या दिखाती है, ट्रेजेडी दिखाती है पेनफुल और हॉरिफिक इंसिडेंट्स को, और उन्हीं के माध्यम से ऑडियंस के मन में डर उत्पन्न करती है या दया उत्पन्न करती है। एरिस्टोटल ने हमें बताया है कि जो प्लॉट है, कैरेक्टर, थॉट्स, डिक्शन, सॉन्ग और स्पेक्टेकल, ये 6 पार्ट्स हैं, ये ट्रेजेडी के प्रमुख कंस्टिट्यूएंट्स पार्ट्स हैं। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्लॉट, और प्लॉट के बाद सेकंड नंबर पे जो आता है वो कैरेक्टर और थॉट है। इसके बाद डिक्शन और सॉन्ग है, और जो सबसे कम इंपॉर्टेंस रखता है वो है स्पेक्टेकल। यानी कि अगर पूछा जाए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, प्लॉट है, और सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन सा है, स्पेक्टेकल यानी दृश्य है।
नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि प्लॉट होता क्या है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि प्लॉट सबसे इंपॉर्टेंट है। अरिस्टोटल का मानना है कि प्लॉट किसी भी ट्रेजेडी की लाइफ आत्मा है। एक पल के लिए हम ट्रेजेडी को कैरेक्टर्स के बिना तो इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन प्लॉट के बिना नहीं कर सकते। प्लॉट का मतलब क्या होता है? प्लॉट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का क्रम। जब उसने ट्रेजेडी को डिफाइन किया तो उसने हमें बताया कि ट्रेजेडी किसी सीरियस एक्शन की इमिटेशन होती है, जिसके अंदर एक निश्चित आकर्षण होता है और ये आकर्षण सीरियसनेस है। ट्रेजेडी क्या है? किसी भी सीरियस एक्शन की इमिटेशन है। और वो सीरियस एक्शन क्या है? ऐसी कोई कहानी जिसके अंदर हीरो की लाइफ को सीरियस फॉर्म में दिखाया गया है। राइट? उसका मानना है कि ट्रेजेडी का जो प्लॉट है उसे हैप्पीनेस, ट्रेजेडी का जो प्रोटेगनिस्ट है, ट्रेजेडी का जो मुख्य कैरेक्टर है उसको हैप्पीनेस की अवस्था से मिसफॉर्चून की अवस्था में जाते हुए दिखाया जाना चाहिए। एरिस्टोटल ने द पोएटिक्स के चैप्टर 7 में डिस्कस किया कि प्लॉट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, और उसने हमें बताया कि किसी भी पोएट को सबसे पहले एक स्टोरी को चूज करना चाहिए, एक थीम को चूज करना चाहिए, फिर उसके अंदर एपिसोड्स को फिल कर देना चाहिए जिससे स्टोरी कंप्लीट होती है। और इस प्रक्रिया को हम्फ्री ने एपिसोडाइजिंग का नाम दिया। इस प्रक्रिया यानी कि कहानी के अंदर एपिसोड डालने की प्रोसेस को क्या कहा गया? एपिसोडाइजिंग। पोएट क्या कहता है कि वो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कहानी में इंसिडेंट्स को अरेंज करता है। इसी को हम स्टोरी में प्लॉटिंग की प्रक्रिया कहते हैं। चैप्टर 6 में एरिस्टोटल ने डिफाइन किया है कि ट्रेजेडी किसी सीरियस एक्शन की इमिटेशन होती है। उसने प्लॉट की क्वालिटी बताई है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लॉट की एक सर्टेन लेंथ होनी चाहिए जिसमें इंसिडेंट लॉजिकल ढंग से एक दूसरे को फॉलो। एरिस्टोटल का मानना था कि प्लॉट की एक बिगिनिंग ऐसी होनी चाहिए कि जब उसको ऑडियंस देखे तो उसके मन में क्यों और कैसे जैसे प्रश्न उत्पन्न ना हो, अर्थात प्लॉट की बिगिनिंग बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। फिर एक मिडल होना चाहिए जो बिगिनिंग से ही जुड़ा हो और कहानी को लॉजिकल ढंग से आगे ले जाता हो। इसके बाद मिडल में जो घटनाएं हैं वो ऐसे प्रतीत नहीं होनी चाहिए कि कहानी से अलग है, बल्कि कि बिगिनिंग से जुड़ी प्रतीत होनी चाहिए। और एंड की अगर बात करें तो कहानी का एंड ऐसा होना चाहिए जो बिगिनिंग और मिडल को ही फॉलो करता हो। और इसी तरह से एरिस्टोटल ने बताया है कि प्लॉट की बिगिनिंग, मिडल, एंड इस तरह के होने चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी में प्लॉट को उसके फंक्शन और पर्पस से रिलेट किया गया है। अब ट्रेजेडी का फंक्शन बताया गया है। ट्रेजेडी का फंक्शन वही है कि रीडर्स के मन में पिटी और फियर जैसे भाव उत्पन्न करके उन भावों को बाहर निकाल के रीडर्स को एक रिलैक्सेशन प्रदान करना। इसके लिए दिखाया गया है कि जो प्रोटेगनिस्ट है उसके भविष्य में किस तरह से चेंज आते हैं, और जब हीरो के फॉर्च्यून में चेंज आते हैं तो वो हैप्पीनेस की अवस्था से दुख की अवस्था में जाता है। तो कैरेक्टर को देखकर ऑडियंस के मन में ऑब्वियसली एक पिटी अराउज होती है, और ये जो मिसफॉर्च्यून है हीरो की लाइफ में कैसे आने चाहिए? एक हेमर्शिया की वजह से आनी चाहिए। वो कोई भी फॉल्ट प्रेजेंट करे, जैसे हेस्टनेस या केयरलेसनेस या इग्नोरेंस को। जैसे कि अगर हम रीड करते हैं ओथेलो को शेक्सपियर के प्ले में ओथेलो को जल्दबाजी के फॉल्ट के साथ दिखाया गया है, और इसी फॉल्ट के चलते वो सिचुएशन को बिना समझे अपनी वाइफ डेस्टिमोना का मर्डर कर देता है और बाद में रिपेंट भी करता है। ये उसका हैस्टी एक्शन था जो उसकी लाइफ में मिसफॉर्चून्स को लेकर आता है। इस तरह से ओथेलो एक एग्जाम्पल है हेमर्शिया का, जो एरिस्टोटल ने अपनी ट्रीटीज में वर्णित की थी। इसी तरह से ओडिपस, उसे एक नोबल कैरेक्टर के फॉर्म में दिखाया गया है, लेकिन उसके अंदर एंगर और इग्नोरेंस जैसे फॉल्ट्स को भी प्रेजेंट किया गया है जो उसके मिसफॉर्चून का कारण बने। इसके अलावा एरिस्टोटल का मानना है कि ट्रेजेडी में एक सस्टेन्ड एक्शन होना चाहिए जो हीरो को दुखों की ओर ले जाता हो। एरिस्टोटल ने कहा है कि कहानी का एक सिंगल एंड होना चाहिए, डबल एंड नहीं होना चाहिए। कहानी के अंत में कोई सर्टेन रिवार्ड किसी कैरेक्टर के लिए नहीं होना चाहिए और ना ही पनिशमेंट होनी चाहिए। ट्रेजेडी किसी व्यक्ति की इमिटेशन नहीं करती,
बल्कि व्यक्ति के एक्शन की इमिटेशन करती है। और प्ले का एम किसी एक्शन को दिखाना है, ना कि कैरेक्टर को दिखाना। एरिस्टोटल ने प्लॉट के लिए म्यूथोस वर्ड यूज किया है, कैरेक्टर के लिए इथोस वर्ड यूज किया है।